हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि भारत में कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के एक्ट तक। आज हम डिस्कस करेंगे 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन ब्रिटिश कंपनी के अधीन न रहकर अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीनस्थ हो गया। हम देखते हैं क्राउन के शासन में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश महारानी के अधीन शासन व्यवस्था थी, उसमें भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ। हम चर्चा करेंगे कि 1857 के गदर विद्रोह से कंपनी के शासन की असंतोषजनक नीतियां उजागर हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि भारत में कंपनी का शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिससे ब्रिटेन की संसद को भारत से कंपनी को समाप्त करने का बहाना मिल गया और 1858 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत की शक्तियां अपने अधीन कर ली। हम देखेंगे 1858 का अधिनियम, इसके प्रमुख उद्देश्य और भारत में प्रशासनिक सुधार किस प्रकार किए गए। ब्रिटेन ने भारत की साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम पारित किए गए, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं। 1858 के अधिनियम प्रमुख प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं हम देखते हैं कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन का जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन चला गया। उस समय ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया थी। भारत में शासन राज्य सचिव के माध्यम से चलाना था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्रवाइयों पर शासन की भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। अब हम यहाँ देखते हैं कि भारत में शासन है ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया, जो कि भारत सचिव के माध्यम से भारत में शासन का संचालित किया जाने लगा और भारत सचिव 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से भारत में शासन को क्रियान्वित करने लगा और भारत के शासन से संबंधित कानून और कार्रवाई है उस पर भारत के सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। अब हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय से संबंधित यहाँ हम देखेंगे कि क्राउन का प्रतिनिधि, यह ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि होता था। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने और उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मंत्री को वाइसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया और ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि भारत में जो वर्तमान में प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है वह 1858 के अधिनियम से प्रारंभ हुआ। कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। अब कंपनी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहकर ही कार्य करेगी। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी गई। अब केवल ब्रिटेन की महारानी के अधीन शासन व्यवस्था होने लगी। भारत में जो राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, साथ ही यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो कि ब्रिटेन की संसद है उसके प्रति उत्तरदायी था। अब हम देखेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम से भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना हुई। हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं थी। प्रथम है गवर्नर जनरल की परिषद है, उसमें भारतीय सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। अब भारतीय जनता के प्रतिनिधि विधायी कार्य करने के अधिकार दिए गए। दूसरा है गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी
कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे और इसमें विशेष ये था कि आधे सदस्य गैर सरकारी होना जरूरी था। 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अब भारतीयों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि सदन नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर। अब हम देखते हैं कि 1869 का अधिनियम। यहाँ हम 1869 का अधिनियम और 1873 का अधिनियम की चर्चा करेंगे। 1869 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना कि 1869 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और 1873 के अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसी का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। हम देखते हैं आगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1861 के माध्यम से हम देखते हैं कि गैर सरकारी सदस्य, बड़े जमींदार या अवकाश प्राप्त अधिकारी ही या भारत के राज परिवारों के सदस्य परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाता था, किंतु इनकी विचारधारा कहीं न कहीं ब्रिटिश विचारधारा से मैच करती थी, जिससे भारत का प्रतिनिधित्व प्रॉपर नहीं हो रहा था। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। इस 1892 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और निर्वाचन का भी इसमें उल्लेख किया गया, किंतु यहाँ निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन था। सीमित चुनाव की व्यवस्था थी। समाज के कुछ वर्गों को ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम में वार्षिक आय बजट प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया और बजट पर बहस। अब भारतीय जिनका परिषद में प्रतिनिधित्व किया गया है, जिन सदस्यों को परिषद में शामिल किया गया है, वे बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार उनको दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। इस अधिनियम के माध्यम से वार्षिक आय का बजट प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका के कार्य पर प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु भारतीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश नीति है, उनके जो कार्य है उन पर सवाल नहीं उठा सकते थे। केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वाइसराय को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। यहाँ हम देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्य अब वाइसराय नियुक्त कर सकता था। साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। यहाँ हम देखेंगे कि प्रांतीय विधान परिषद में, और यहाँ पर है केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें वाइसराय को शक्ति दी गई गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की, और प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्ति दी गई। यहाँ गवर्नर को शक्ति मिली हुई है और केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ वाइसराय को शक्ति मिली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो भी कहा जाता है क्योंकि मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वाइसराय थे 1909 में। सर अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। इसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब भारतीयों का परिषद में निर्वाचन धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। अब तक सभी निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, अभी भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संभव नहीं हुआ। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को ये स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन किया गया है। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करती थी। हम यह देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार चुनाव होता था। स्थानीय निकाय करते थे चुनाव प्रांतीय विधान परिषदों के लिए और प्रांतीय विधान परिषद चुनाव करते थे केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के लिए। हम यह देखते हैं कि इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान था। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई अलग से कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर दिया जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया। यहाँ मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें कहा गया कि प्रत्याशी और मतदाता दोनों ही संप्रदाय विशेष से होंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और यह प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। इस अधिनियम के माध्यम से सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव रखना और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु सशस्त्र सेना, विदेशी संबंध, देशी रियासतें अभी भी विधायिका से बाहर थे। भारतीय इन तीनों विषयों पर अभी भी प्रश्न नहीं उठा सकते थे। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि थी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल किया जाएगा और स्वायत्तशाही संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 प्रकाशित हुई। हम देखते हैं कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और विधान परिषद ने ले लिया। अब सदन को द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में गठित किया गया। यहाँ हम देखेंगे कि राज्य परिषद है, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के समतुल्य था, और विधान परिषद इसे निम्न सदन भी बोला जाता है, जो कि वर्तमान में लोकसभा है उसके समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सदस्यों का चुनाव है अब प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। मताधिकार का विस्तार किया गया और निर्वाचक मंडल के लिए योग्यताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। भारत में प्रमुख प्रांत थे, उन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाने लगा। भारत में एक शासन की नई पद्धति शुरू हुई, उसे द्वैत शासन कहा जाने लगा। प्रांतीय सूची को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे। वह अपने कार्यकारिणी की सहायता से इन पर कानून बना सकता था या इनकी देखरेख करता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे। इस अधिनियम में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था, किंतु कमांडर इन चीफ को छोड़कर अभी भी सेना का जो सेनापति होता था वो भारतीय नहीं होता था।
हम देखते हैं साइमन कमीशन 1927। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया और इसे नवंबर 1927 में ही भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत के सभी दलों ने बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। 1930 में इसने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा गया कि द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ये 4 विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखना है, इनको रट लेना। इन्हें जारी करने की सिफारिश की गई। साइमन कमीशन ने इन चारों को जारी करने की सिफारिश की गई। अब हम नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक अवार्ड और गोलमेज सम्मेलन, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। हम इन तीनों को एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और काफ़ी हद तक भारत का संविधान इस अधिनियम से प्रभावित है। इस अधिनियम में एक 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतों को शामिल होना राजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह चाहे तो शामिल हो सकती है या वह स्वतंत्र भी रह सकती है। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो आपको कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ सूची में कितने विषय हैं, प्रांतीय सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1919 के अधिनियम में जो द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया था, उसे अब केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों से यह समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में थे और हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद के अधिकार क्षेत्र में थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, जिसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में विभाजित किया गया। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया, जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा, और केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। वह एक अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती थी। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया और उड़ीसा और सिंध नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। हमें ध्यान रखना है कि बर्मा को इस अधिनियम के माध्यम से भारत से अलग राज्य बनाया गया और उड़ीसा और सिंध एक नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम में एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी था। नेक्स्ट देखते हैं। 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, उसको अब 1935 के अधिनियम में विस्तार करके दलित, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। मुद्रा साख पर नियंत्रण करने के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। किंतु इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन किए
और इसी का परिणाम भारत के विभाजन के रूप में देखा गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की गई। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में लागू हुआ। हम इस अधिनियम के प्रावधान देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर आविर्भाव होगा। भारत का विभाजन करके 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में सृजन किए जाएंगे। वाइसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल के पद सृजित किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा की जाएगी। भारत में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम से जो भारत में शाही उपाधि दी जाती थी उसमें भारत का सम्राट शब्द जो उपयोग में किया जाता था उसको अब समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में। यदि वह भारत या पाकिस्तान दोनों में ही शामिल न हो तो वह स्वतंत्र रूप से रहकर अपना अस्तित्व बना सकती है। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। दोनों राज्यों के लिए विधानसभाओं का गठन किया गया ताकि ये अपने देश का संविधान बना सके और इन विधानसभाओं को यह भी अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है और वह स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। सभी मामलों में राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करना होता था। हम वर्तमान में देखते हैं तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सेम यही व्यवस्था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी थी। भारत से महामहिम की जो सरकार थी, भारत में ब्रिटेन की महारानी की सरकार का जो उत्तरदायित्व था और भारतीय रियासतों पर जो अधिकार था वो अब 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक राज्य के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए पृथक विधानमंडल होगा और जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। ब्रिटिश संसद उसे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा जिससे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा। ब्रिटिश संसद उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ 2 राज्य भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। हम यहाँ कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा जिसमें हम संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित IAS, PCS, RS आदि एग्जाम में आए हुए एवं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। हम उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित सवाल आए हुए हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।